ओके बच्चा पार्टी, ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं, अगर इस चैप्टर को हम करेंगे तो ही साउंड को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। ये चैप्टर इनको बेसिकली है तो वेव्स के बारे में है, इक्वेशन ऑफ अ वेव क्या होता है, वेव के पैरामीटर्स क्या होते हैं, और आपका वेव का एनर्जी कितना होता है। दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक वेव के काइनेटिक एनर्जी की बातें हो रही है। ठीक है, एज वी नो दैट व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। तो वेव भाई साहब एक मीडियम से जा रहा है, जैसे समझो ये एक साउंड है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको सुनाई पड़ रहा है। ये हो क्या रहा है, आपके और मेरे दरमियान जो एयर है उसमें ऐसे वेव्स जा रहे हैं, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन। कंप्रेशन होगा, रेरिफैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, रेरिफैक्शन। फाइनली आपके ईयर ड्रम तक पहुंचेगा ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन। तो आपका ये ईयर ड्रम है, ये ऐसे एक बार होगा, ऐसे एक बार होगा, ऐसे एक बार होगा, ऐसे एक बार होगा। जैसे कंप्रेशन आएगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो आपका ईयर ड्रम ऐसे हो जाएगा, रेरिफैक्शन होगा तो ऐसे होगा। ये जो ईयर ड्रम का डिस्टर्बेंस है, यही आपके हैमर और एनविल को स्ट्राइक करता है, और वो भाई साहब कॉल्शिया से होते हुए ब्रेन तक जाता है। ठीक है, दैट इज हाउ यू बेसिकली डिटेक्ट साउंड। ठीक है, साउंड विच इज वेल विद इन योर ऑडिबल रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। तो इस वेव को समझने के लिए हमको पहले कितने टाइप के वेव्स होते हैं वो समझना जरूरी था। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टीज को हम समझ रहे हैं। अभी देखो साइनोसोडियल वेव मतलब क्या होता है, जो साइन फंक्शन को फॉलो करता है। ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोसोडियल वेव। ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ से बनता है एक वेव, जिसका लेंथ होता है एक वेव लेंथ, और जिसका टाइम होता है एक टाइम पीरियड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो एज वी नो व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या हो रहे हैं भाई साहब, ऑसिलेट हो रहे हैं। जब एक वेव एक मीडियम से जा रहा है तो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में भाई साहब ऑसिलेट हो गए। ठीक है, ओके, in a sinusoidal wave and these oscillations are simple and harmonic in nature। तो एसएचएम है भाई साहब, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, मतलब एक मीन पोजीशन पे ये ऊपर नीचे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो एक मीन पोजीशन में भाई साहब ऐसे। ठीक है, so this is called simple harmonic। each particle has some energy of oscillation, at the same time the waves carry some amount of energy which results in the energy transfer। तो यहाँ पे भाई साहब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। हमारे यहाँ से साउंड भी उड़ा दिया कि साउंड है भाई साहब, कैसा भी करके साल खत्म करना है। ये गलत है यार, ये ऐसे थोड़ी होता है। ओके, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एंड मास dm ऑफ कितना पैसा देते, 40। थोड़ा ऐसे खींच लो ना भाई साहब। सर आपने ये वाला नहीं कराया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपने उड़ा दिया, ये इतना करो भाई साहब, करना चाहिए। ओके, एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एंड मास dm ऑफ अ स्ट्रिंग व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द स्ट्रिंग। अभी आप देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो एक वेव है, छोटू सा वेव, तो छोटू सा वेव का छोटा सा काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ छोटा सा मास, और ये वेव का स्क्वायर, वेव की स्पीड का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, डी एम का स्क्वायर। कल आपने देखा कि वेव का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना। तो अगर डी वाई बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ रहा है भाई साहब? आपने पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आएगा, अभी अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा के एक्स, तो भाई साहब आपका कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो जाएगा। तो ओमेगा टी का जो ओमेगा आया वो बाहर, आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी टी, और यही होगा आपका वेलोसिटी v। समझ में आ रहा है ये? ओके, अब कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो डी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू डी एम, हाफ इंटू डी एम इंटू भाई साहब क्या आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वी है ना भाई साहब, तो वी का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे वी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख दो भाई साहब यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये डीएम और एक्स हो गया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया डी के, कह रहे भाई साहब? ओके ओके ओके,
अभी हमको एनर्जी पर यूनिट लेंथ करना है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अभी अब देखो यहां पे मास पर यूनिट लेंथ आपने लिया हुआ है यहां पे म्यू, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जब मास है आपका m तो लेंथ है l, ठीक है। तो मास 1 है तो सॉरी, जब लेंथ है आपका l तो मास है m, लेंथ है 1 तो मास क्या हो जाएगा m बाई l, m बाई l मतलब आपका म्यू हो गया, m बाई l मतलब म्यू, ठीक है। ओके, तो जब मास है आपका, सॉरी लेंथ है आपका dx, जब लेंथ है आपका dx तो ये क्या हो जाएगा m बाई l इंटू डी एक्स, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो dx, मतलब ये क्या मास लिया था आपने dm, dm मास कितने का है म्यू dx है, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ dm के जगह पे आप क्या लिख सकते हो म्यू dx a का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं भाई साहब। फिर भाई साहब इस डीएम की जगह पे, इस डीएम की जगह पे अपन ने क्या लिखा म्यू डीएक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा म्यू डीएक्स ना भाई साहब, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई कि नहीं, ये म्यू, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे डी के बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस dx को इधर ले लो, तो दिस विल बी व्हाट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी हो गई हाफ म्यू, म्यू मतलब हो गया आपका मास पर यूनिट लेंथ, ए मतलब हो गया भाई साहब आपका एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग, अगर आपने एक स्ट्रिंग को लिया हुआ है, वी ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर एलिमेंट ds ऑफ द स्ट्रिंग एट 3 डिफरेंट सिचुएशंस, तो 3 डिफरेंट सिचुएशन में हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग है, आपने ये ऐसे, ये स्ट्रिंग भाई साहब ऐसे लगा हुआ है और ये झटका दे रहे हैं, तो ये वेव जा रहा है, बस स्ट्रिंग का वेव है ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका पहले स्ट्रिंग को आपने टाइट किया और ये झटका दिया, ठीक है। कल आपने देखा कि भाई साहब स्ट्रिंग के टेंशन से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये आपने झटका दिया, ये वेव गया आगे, ठीक है, ओके। अभी समझो मैं वेव का एक स्मॉल सा हिस्सा उठा रहा हूं, ये एक वेव का स्मॉल सा हिस्सा है, ये वेव है, देखो वेव का लेंथ ds, ठीक है, दिस इज ds, ये कितना होगा भाई साहब dy और ये कितना होगा dx। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए अपन ऐसा लिख सकते हैं ds का स्क्वायर इज इक्वल टू dy का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो ds का स्क्वायर विल बी इक्वल टू dy का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर, कितना अपन लिख सकते हैं, ठीक है। We can see that at time t is equal to 0, when a pulse wave travels along the string, there is a slight elongation in the length of the element. जब ऐसे pulse wave जा रहा है थोड़ा सा elongation हो रहा है, ठीक है, लेंथ में थोड़ा सा elongation हमको दिखता है, ये वाला लेंथ का elongation है। तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम भाई साहब, इसको अगर हम उठाकर ऐसे बड़े तरीके से देखें तो ds का स्क्वायर विल बी इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अभी इस वेव को देखो, ठीक है, पहले क्या था भाई साहब आपका ये dx इधर लाई कर रहा था जब आपने झटका नहीं दिया था, तो dx भाई साहब क्या कर रहा है x पे लाई कर रहा है, जैसे आपने झटका दिया ये ds हुआ, ठीक है, ये ds हुआ भाई साहब ये गया, तो अभी क्या होगा भाई साहब ये शिफ्ट होकर ऐसे आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो आपका dx से ये वाला परिवर्तन हुआ है, देखो ये dx से ये ds हुआ और फिर ds से फिर से dx हो जाएगा, फिर से भाई साहब आपका फ्लैट हो जाएगा ये, ठीक है। तो dx जो था वो बढ़कर क्या हो गया ds हो गया ड्यूरिंग द वेव, क्या ये समझ में आ रहा है, ये जो dx पोर्शन था जो फ्लैट था वही वेव के टाइम पे क्या हो गया बढ़कर क्या हो गया ds हो गया, ठीक है। उतने ही पोर्शन में है ना, देखो अगर आप लाइन देखोगे दो, तो उतने पोर्शन में पहले कितना आया था आपका dx, उतने पोर्शन में अब कितना आया है आपका ds, और उतने पोर्शन में अब कितना आया आपका dx, क्या ये समझ में आ रहा है। तो 3 सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से देखो, अभी ध्यान से समझो कि ये आपका टाइम है, एट टाइम t इज इक्वल टू टी बाई फोर, एट टाइम t इज इक्वल टू टी बाई फोर, मतलब आपका देखो ये वाला आधा टाइम ना, ये कब होगा भाई साहब, ये वाला कब होगा, ये वाला भाई साहब टी बाई टू पे है, ये वाला भाई साहब आपका कितने पे होगा टाइम टी, ये आपका पहला वेव एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो था ये, ठीक
ठीक है, tan t इज इक्वल टू 0, ये क्या भाई साहब, ठीक है भाई, मेरा प्रॉब्लम है, आपका नहीं है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दिमाग पे ऐसे तार पता नहीं कैसे, ऐसे वो जो इलेक्ट्रिशियन लोग आते हैं ना कभी कभी ऐसे देखो, ऐसे तार लेके चिरिंग चिरिंग करते हैं, वैसा होता है मेरे अंदर। ओके, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपने झटका दिया, ये झटका दिया, टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई 4, ध्यान दो, देखो ये वाला टाइम कितना है टी, तो ये वाला टाइम कितना होगा टी बाई 2, तो ये वाला टाइम कितना होगा टी बाई 4 ना भाई साहब, तो उसी मोमेंट पे आपके टाइम टी बाई 4 पे आपका ये dx है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, देखो ये वेव का पूरा टाइम है टी, तो वेव का आधा टाइम कितना होगा टी बाई 2, उसका आधा कितना होगा टी बाई 4, तो भाई साहब देखो ये वाला टाइम कितना है, जब ये वेव यहाँ पे आया तो टाइम कितना हो गया टी बाई 4 हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी बाई 4 लिख रहे हैं, ठीक है, ये टाइम टी इज इक्वल टू 0, मतलब अब भी आपने स्टार्ट किया है, ये टप मारा आपने, ठीक है एक स्ट्रिंग लगा हुआ था, ये झटका मारा आपने, ठीक है, तो ये वाला अब भी स्टार्ट किया, तो इसीलिए आपका टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, ये तो था ही वैसे, ये तो वैसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है, जैसे ही आपने मूवमेंट स्टार्ट किया तो टाइम टी इज इक्वल टू टप ये 0, ठीक है, यहाँ पे ये ds है और ये भाई साहब आपका dx है, कभी टाइम टी इज इक्वल टू, ये वेव जो है तो ट्रुर भाई साहब ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है वेव, ठीक है, तो आपका ये जो वेव गया ये कभी का है भाई साहब, ये टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई 4, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके, so let us consider a string. We will observe a particular element ds of the string at three stages as shown in the figure. Initially, the string is unstretched and there is no wave pulse. तो ये आपका इनिशियल स्टेज, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है, ठीक है, नो वेव पल्स, तो दिस इज बेसिकली नो वेव पल्स, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये रेस्ट पे है, इससे आपने कोई छेड़खानी नहीं की है, इसको आपने ऐसे बस तान के रखा हुआ है, टेंशन है इसमें, लेकिन इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है, तो इनिशियली इट इज एट रेस्ट, ठीक है, द स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, देखो स्ट्रिंग को जब भी आप ऐसे करेंगे ना, उसमें एक स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो रही है, ये स्ट्रेचिंग कितने का है ds का है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx प्लस dy का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0, ये आपका आईआईटी में है, आईआईटी में भी है, एमएससीटी में भी ये है, और नीट में भी ये टॉपिक, ठीक है, time t is equal to 0, a wave pulse travels in it. Now we can see that the element ds gets a chance to increase its length. तो जैसे ये टप से हुआ, ये भाई साहब ये ds था, मरा पड़ा हुआ है भाई साहब, जैसे हमने झटका दिया तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, ds थोड़ा सा इंक्रीज हो गया ये, तो ये वाला dx अभी क्या हो गया, ds हो गया, मतलब क्या हुआ है, देखो इतने एरिया में कितना लेंथ था dx था, अभी इतने एरिया में कितना लेंथ है ds है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, फिर से जैसे टाइम बीता, मतलब आपका टाइम पीरियड एक वेवलेंथ का होता है टी, तो टी बाई 4 में क्या हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा भाई साहब, ये टी बाई 4 में लहर यहां तक आ जाएगी, यहां पे आपका dx हो जाएगा, ये दिस विल बी अगेन dx, क्या ये समझ में आ रहा है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भाई साहब सेम होगा, ठीक है, बट ऑब्वियस है कि सेम होगा, क्योंकि dx जो है वो फ्लैट पोर्शन है, ठीक है, आपका वेलोसिटी इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे 0 हो चुका है, यहां पे भी वेलोसिटी 0 है, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो किसी बॉडी को अगर आप ऊपर फेंकते हो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0, फिर टपुक नीचे आएगी, तो ये भी वेव के टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, वरना मतलब क्या हो गया, द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब यहां पे अगर dx है विच इज बॉडी इज एट रेस्ट, पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, सो वी कैन से दैट हियर आल्सो द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, इसीलिए ये वाला dx का पोर्शन और ये वाला dx का पोर्शन सेम इन लेंथ होगा, क्या ये समझ में आ रहा है, so at t is equal to 0 and at t is equal to t by 4, this portion includes the same portion of the length, sorry, of the string, which is dx, ठीक है, are we clear on this one, हो गया कि तुम लोग का, okay, the work done by the tension force, ठीक है, तो work done भाई साहब क्या हो जाएगा, small unit of work done f into displacement, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे f मतलब ds माइनस dx, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ds माइनस dx, ठीक है, f फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वर्क डन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन du विल बी इक्वल टू f इंटू ds माइनस dx, ठीक है, अभी ds माइनस dx इज द डिस्प्लेसमेंट, हियर द ओनली फोर्स एक्टिंग इज द टेंशन, तो आपको भाई साहब यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या लिखना है, टेंशन लिखना है, ds माइनस dx, ds की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है भाई साहब,
ये लोग बड़े काम के हैं। अब बस ठीक है, तो आपने अभी भी निकाला भाई साहब, क्या है, डी एस का स्क्वायर है, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर माइनस डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी एस, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, तो दिस विल बी टी, ये हो गया आपका कितना, डी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये अंडर रूट में है, सॉरी, अभी देखो यहाँ पे क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस डी एक्स को आपने बाहर निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, वन प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका dx। ठीक है, तो इस dx को और इस dx को कॉमन उठा सकते हो, तो dx इंटू क्या हो जाएगा, वन प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी द वन, और t तो पहले से ही बाहर है, तो ये आ जाएगा आपका, देखो डी यू विल बी दिस, हो गया। अरे अभी तक तो स्टेपल ही चल रहा है हमेशा, अब बस जाइए भाई साहब। ठीक है, ओके, तो आपका ये वाला समझ में आ रहा है, देखो टी यू जो स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क डन है, वो कितना हो जाएगा, टी डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अपन ने बाइनोमियल थ्योरम में जो फिजिक्स में अप्लाई होता है वो ये है कि अगर वन प्लस एक्स रेज टू एन है, तो इसका अपन क्या लिखते हैं, वन प्लस एन एक्स, हायर पावर्स को अपन इग्नोर कर देते हैं। ये वाला बाइनोमियल थ्योरम आपने ग्रेविटेशन में भी डेरिवेशन में यूज किया था। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, देखो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, स्क्वायर, और ये क्योंकि हाफ है तो मतलब इसको अपन ऐसे हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, वी कैन राइट दिस एज हाफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स मतलब वन प्लस, ठीक है, वन बाई टू एन, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं अपन भाई साहब। ठीक है, तो इसके जगह पे हमने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हुए क्या लिख दिया, वन प्लस हाफ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस वन तो पहले से था भाई साहब, ये वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू की वैल्यू कितनी हो गई, टी डी एक्स बाई टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, डी यू की वैल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू द टेंशन इनटू डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अभी अपने को मालूम है क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो भाई साहब आपका इक्वेशन है वेव का। तो अगर हम dy बाई dx करें, देखो ये एक ऐसा वेव है जिसको आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, dy बाई dx कर रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे dy बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx अगर अपन करेंगे तो दिस विल बी d बाई dx ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो a तो भाई साहब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इस पूरे का क्या हो जाएगा बोलो, साइन ओमेगा टी माइनस, आपका भाई साहब है यहाँ पे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो अगर हम करते हैं dy बाई dx तो कितना हो जाएगा बोलो, a तो वैसा ही रहा, साइन का क्या हो जाएगा, cos, सिंपल, तो ये हो गया cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्या करना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो इसका कर लो भाई साहब, यहाँ पे आ गया a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, चेन रूल से डिवीजन कर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई टी एक्स ऑफ ओमेगा टी, ये तो जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा एंड टी आर बोथ कॉन्स्टेंट्स,
तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस के, तो ये हो गया आपका इंटू माइनस के, तो आपका क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस के, ये के आया इधर, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया आपका क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी अपने को मालूम है क्या, कल अपन ने प्रूव किया था, वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैंने दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बाई म्यू, ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इंटू म्यू। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी वी स्क्वायर, तो डी यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेंशन को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू वी स्क्वायर, या ये वी स्क्वायर म्यू, ठीक है, वी स्क्वायर म्यू। तो इस टेंशन की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया भाई साहब, वी स्क्वायर म्यू, dx के जगह पे रहा भाई साहब dx, 1/2 की जगह पे वही 1/2 रहा, ठीक है, dy बाई dx का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, इसको अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा बोलो, dy बाई dx का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, सो ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अभी इस dx को अगर मैंने इधर ले लिया, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो du बाई dx ये कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा, सॉरी आपका म्यू विच इज मास पर यूनिट लेंथ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये कहां से आया बोलो, यहां पे तो वी स्क्वायर था, बोला 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 जल्दी बोलो आपका, चलिए dx तो इधर आ गया, dx तो इधर आ गया, हाफ, ठीक है भाई साहब, हाफ है यहाँ पे, ठीक है, म्यू म्यू है भाई साहब, ठीक है, ओके, dx भी आपका अपने रास्ते पे है, ए स्क्वायर भाई साहब इधर आ गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर भी इधर आ गया, बचा क्या भाई साहब आपका के स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है, इसके जगह पे अपन ओमेगा लिख रहे हैं। देखो ओमेगा होता है ना आपका के इंटू ए, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, के इंटू ए, सॉरी के इंटू वी, आई एम सो सॉरी, के इंटू वी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे के स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। तो अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ये निकला है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, कितना आया, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके पहले आपने क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ध्यान से देखो दोनों भी सेम है, ठीक है, चलो वापस जाते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ देखो, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है, इट इज द सेम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट डी यू, अगर हमने डीएक्स को उधर ले लिया तो डीएक्स को इधर ले लिया तो डीएक्स डाल देंगे, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स इतना था तो डी यू कितना होगा, इतना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, तो फिर से डीएक्स को इधर ले लेंगे, तो 1/म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डीएक्स इधर आ गया भाई साहब, ठीक है, ओके। टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, तो डी कितना हो जाएगा, डी के प्लस डी यू, ठीक है, तो हाफ ऑफ म्यू, ये भाई साहब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या कॉमन है भाई साहब, ऑलमोस्ट पूरा ही कॉमन है आपका, तो ये हो जाएगा आपका दो, मतलब दो हाफ्स को आप ऐड कर रहे हैं, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये टोटल एनर्जी का फंडा समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी हम पावर की बात करेंगे, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली पावर। पावर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो डी बाई डी टी होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा डी के बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपने एनर्जी निकाला, डी बाई डी टी आपका पावर होगा, ठीक है, ओके। तो पावर एवरेज विल बी हाउ मच, आप कर लो भाई साहब। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, इसका भाई साहब कर लो, दिस विल बी हाफ, तो अगर मैं इसका भाई साहब क्या कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली dx बाई dt हो जाएगा ना, ये देखो, अगर मैं इसका d, तो ये हो जाएगा हाफ d बाई डी टी ऑफ हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है ना भाई साहब आपका डी बाई डी टी। अगर समझ लो हम यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, टी के बाई डी टी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो भाई साहब, इसमें इतना पार्ट तो भाई साहब बाहर फेंक दोगे, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया आपका बाहर, डी बाई डी टी ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, ठीक। देखो अगर मैं इसको पूरा पूरा ना करूं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, डी बाई डी टी है ना ये, तो डी बाई डी टी ऑफ, तो यहां पे अगर हमने इसको लिखा भाई साहब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये डी एक्स बाई डी टी और ये डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये एवरेज पावर है। और एवरेज मतलब कितना होता है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी एवरेज, कॉस स्क्वायर एक्स का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, कॉस स्क्वायर एक्स का एवरेज वैल्यू होता है भाई साहब हाफ, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। इसको आप और थोड़ा सा 12th में जब आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/4, 1/4, ये देखो इसका एवरेज वैल्यू कितना आ गया, हाफ, इस पूरे का एवरेज वैल्यू आ गया हाफ, इस पूरे का एवरेज वैल्यू आ गया हाफ, तो हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया आपका v, ठीक है। और यहाँ पे वैसे क्योंकि यहाँ पे आपका म्यू है और यहाँ पे के, दिस विल बी दिस, ये हो गया आपका पावर एवरेज इज इक्वल टू हाफ, पावर एवरेज विल बी इक्वल टू हाफ म्यू v ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई एफ, तो इसको चेंज कर दो भाई साहब, क्या है यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हो, हाफ म्यू वी, ओमेगा की जगह पे लिखो भाई साहब 2 पाई एफ का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो हाफ म्यू वी इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये हो गया 2, तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी ए का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, दैट विल बी द एवरेज पावर कंज्यूम। ओके, एनर्जी डेंसिटी भाई साहब आपका इतना हो गया, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बार बार काम आएगा, आप जितनी बार भी वेव रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ेंगे, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो, इंटेंसिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। ओके, कभी अभी आपने देखा भाई साहब पावर का हमने डेरिवेशन किया, तो पावर कितना आया, 2 पाई स्क्वायर एफ का स्क्वायर म्यू वी ए का स्क्वायर, ये पाई एफ हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, म्यू हो गया आपका मास पर यूनिट लेंथ, v हो गया आपका वेलोसिटी और ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, तो अभी म्यू की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, तो अगर हमने मास पर यूनिट लेंथ में इसको चेंज कर दिया तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, म्यू की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ v इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, v इंटू ए। ओके, देयरफॉर द वेव इंटेंसिटी इज गिवन एज फॉलोज, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम वी ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एल, अगर हमने भाई साहब इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर वेव इंटेंसिटी इज गिवन एज पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, ठीक है, तो आपका भाई साहब लेंथ इनटू आपका हो गया भाई साहब क्या, एरिया, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, इससे कंफ्यूज मत होना, तो पावर अपॉन एरिया कर रहे हैं, पावर तो अपन इतना निकाल ही चुके हैं, ये आपका पावर है, इसको अपॉन एरिया कर रहे हैं। अभी ध्यान से देखो, लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम, ये v आपका वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम नहीं है, और ये आपका a एम्पलीट्यूड है, अपॉन अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। ओके, अभी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डेंसिटी वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या ये देखो आ गया भाई साहब, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डेंसिटी वी ए स्क्वायर, यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है, ये भी आपका कांस्टेंट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, एफ स्क्वायर के और ए स्क्वायर के, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। बहुत ज्यादा आपका ये वाला यूज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका ये वाला यूज होता है, या आप आगे चलकर भी वेव्स या वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तब भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इस पे बहुत सारे
आईआईटी पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। जैसे द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल, तो आपका था भाई साहब ए, अभी भाई साहब हो गया 2a, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी थी a, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 2a, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, तो आपका फ्रीक्वेंसी था लेट्स से f इज रिड्यूस्ड टू 1/4, f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी f/4, ठीक है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट द सेम पॉइंट, तो अगर मैं करूं यहां पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, तो I1 बाई आई, लेट्स से I2 बाई I1 करूंगा अगर मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर अपॉन F1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो I2 बाई I1 विल बी इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब F/4 इसका स्क्वायर, और A2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2a का स्क्वायर। I1 में F1 की वैल्यू कितनी है f का स्क्वायर, और A1 की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर, सो दैट विल बी f का स्क्वायर इंटू 4a का स्क्वायर अपॉन f का स्क्वायर इंटू 16 इंटू a का स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो I2 बाई I1 इज इक्वल टू 1/4, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I1/4, मतलब ओरिजिनल इंटेंसिटी का 1/4, इंक्रीज टू डबल, इंक्रीज टू 4 टाइम्स, डिक्रीज टू हाफ, so this will be the correct option, the new intensity will be 1/4 of the original intensity, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तेरा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, अभी भाई साहब सुपर पोजिशन मतलब क्या होता है, देखो ये एक लहर आई, ठीक है, ये दूसरी लहर आई, तो अगर दोनों लहर ऐसे चल रहे हैं भाई साहब एकदम सेम, तो क्या होगा ऊपर जाएगा, है कि नहीं। देखो ऐसे समझो कि आपने एक पेपर का बॉल बनाकर पानी में फेंक दिया है, ठीक है, कोई ठहरा पानी है, कुएं का पानी हो या बाल्टी का पानी हो, पेपर का बॉल है, ठीक है, ओके। अभी आपने उसके साइड में एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, तो स्टोन में से वेव्स क्रिएट होंगे, तो ये जो पानी का जो आपने पेपर का बॉल है ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अभी आपने 2-4 स्टोन एक साथ खोल दिए, तो क्या होगा, ये ज्यादा ऊपर नीचे होगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक वेव आया एक स्टोन के लिए, दूसरा वेव आया, तीसरा वेव आया, तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, वेव अभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा वेव होगा उसका डिस्टर्बेंस, उसका उछाल भी उतना ज्यादा होगा। इसी को अपन बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, इसी को अपन बोलते हैं वेव्स का मिलन होना, ठीक है। मतलब देखो एक वेव ऐसे आ रहा है और एक वेव ऐसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। समुद्र के किनारे आपको वेव्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि भाई साहब इतने, मतलब ये किनारा है, यहाँ पे एक वेव आकर टकरा रहा है, दूसरा वेव ये टकरा रहा है और ये जा रहा है, दूसरा वेव आ रहा है, तो इस टकराव में भाई साहब आपका वेव ऊपर होता है, समझ में आ रहा है ये। दैट इज द रीजन यू सी दोस व्हाइट कलर्ड वेव्स एट द सी शोर एंड नॉट इन बिटवीन, बीच में आपको नहीं दिखेंगे, बीच में तो समुद्र ऐसे ऐसे उथल पुथल हो रहा है, लेकिन जैसे वो किनारे की तरफ आता है तो एक वेव आ रहा है और एक वेव जाने की फिराक में है, तो क्या हो रहा है, दोनों टकरा रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई साहब एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो इसके वजह से भाई साहब वो व्हाइट कलर का जो आपको दिखता है वो वेव्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, तो इसमें कैसा है देखो, अगर समझो, अगर समझो ये एक वेव आ रहा है और ये दूसरा वेव है, तो ये दोनों मिलाकर ये वेव बन जाएंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये सुनामी किस वजह से आती है, सुनामी इस वजह से आती है कि ये समुंदर है समझ लो, और समुंदर के बीच में कहीं पे, समुंदर के डीप डाउन कहीं पे अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, अर्थक्वेक हुआ, तो अर्थक्वेक का जो भाई साहब ट्रेमर है वो ऊपर तक आएगा, जो कंपन है वो ऊपर तक आएगा, ये जो कंपन ऊपर तक आया इसके लिए एक छोटू सा वेट क्रिएट हुआ, लेकिन बाकी समुंदर के वेव उसको एम्पलीफाई करते गए, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और जब तक ये समुंदर के तट तक आया तब तक 30-40 फीट का एक वेव हो जाएगा, उसमें भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आएगी। दैट इज व्हाट हैपेंस, ये वेव सुपरपोज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, एंड बाय द टाइम इट रीचेस द शोर इट इज अ ह्यूज वेव, ठीक है, व्हिच इज गोइंग टू प्रूव डिजास्टर्स टू द पीपल हु आर लिविंग देयर, ठीक है। तो ये होता है आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अभी आपका समझ लो ये एक वेव है और ये वेव दोनों सेम फेज में है,
तो ये बनाकर ये बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वेव क्या हो जाएगा, ये पहला वाला जैसे y1 है, दूसरा वाला y2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर समझो ये एक वेव ऐसे जा रहा है और ये एक वेव अभी ऐसे जा रहा है, तब क्या होगा भाई साहब, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक वेव ऐसे जा रहा है, एक वेव ऐसे जा रहा है, तो बीच वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, इसकी तरफ कि इसकी तरफ, बीच वाले पार्टिकल्स चलेंगे ही नहीं, ठीक है, क्यों, वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। मतलब एक वेव का क्रेस्ट और एक वेव का ट्रफ अगर मिल रहा हो तो बीच वाले पार्टिकल सब स्टेबल होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू वाइब्रेट। समझ में आ रहा है। अगर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट ऐसे आ रहा हो तो बीच वाले पार्टिकल्स की उछाल और ज्यादा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो दैट इज हाउ वेव्स ट्रैवल, इसको अपन बोलते हैं सुपरपोजिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। जनरल वेव इक्वेशन अपन डील कर चुके हैं, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, एनर्जी कैलकुलेशन, टोटल एनर्जी ऑफ अ वेव, एनर्जी डेंसिटी, वेव इंटेंसिटी। तो वेव इंटेंसिटी जो लास्ट वाला टॉपिक हमने देखा वो क्या था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अभी अपन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी। ओके, तो समझिए यहाँ पे when two or more waves cross at a point, then the resultant displacement of the particle at that point is equal to the vector sum। तो आप देखो यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट का y1 वेव की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और इसी पॉइंट का y2 वेव की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तभी दोनों एक साथ अगर आ जाएंगे तो भाई साहब इतना डिस्प्लेसमेंट हो, बस इतना ही समझना है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका और इसका सम, मतलब इतना होगा। यहां पे जो पार्टिकल था, ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये y1 वेव है। तो जब y1 वेव आ रहा था तो पार्टिकल का भाई साहब डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा था। जब y2 वेव इकलौता आ रहा था, अकेले आ रहा था, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये ग्रीन वाले तक आ रहा था। अभी दोनों अगर एक साथ आएंगे और सेम फेज में रहेंगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस ऑरेंज वाली लाइन के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सो वन वेव इज बेसिकली एनहांसिंग और इंक्रीजिंग द इंपैक्ट ऑफ द अदर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। नाउ तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 फॉर सुपरपोजिशन ऑफ n वेव्स। ऐसे अगर n वेव्स हुए तो ऐसे बस 1 2 3 4 n वेव्स हुए तो y1 प्लस y2 प्लस ऐसा करते करते yn, इसको अपन बोलेंगे सुपरपोजिशन, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखो, टू आइडेंटिकल पल्सेस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग हैव सेंटर्स, इनके सेंटर्स भाई साहब कितने दूर हैं, दैट आर इनिशियली 8 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने दूर हैं भाई साहब, 8 सेंटीमीटर दूर हैं, दे आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, as shown in the figure। the speed of each pulse is 2 सेंटीमीटर। ये भाई साहब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। आफ्टर 2 सेकंड्स व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस, 2 सेकंड बाद इनका पल्स का एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे, 2 सेकंड बाद क्या होगा भाई साहब, देखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट वेव इन 2 सेकंड्स, ये वाला पहला वेव है कि नहीं, ठीक है। तो पहला वेव, ठीक है, ये पहला वेव है, इसका डिस्टेंस 2 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट वेव इन 2 सेकंड्स इज v into t which is 2 into 2 that is 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड वेव इन 2 सेकंड्स इज अगेन 4 सेंटीमीटर। तो एक भाई साहब ऐसे आकर इधर आ गया, एक भाई साहब, तो ये वाले का क्रेस्ट और ट्रफ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसने भी 4 सेंटीमीटर कवर किया, इसने भी 4 सेंटीमीटर कवर किया, दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि आपको अगर एक तरफ एक इंसान और दूसरी तरफ दूसरा इंसान सेम फोर्स से खींच रहा है तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स को ये वाला वेव इधर उछालने की कोशिश कर रहा है अपनी एनर्जी के हिसाब से और ये वाला वेव इधर उछालने की कोशिश कर रहा है, दोनों का भाई साहब एम्पलीट्यूड सेम है, तो पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, so distance traveled by the second wave in 2 seconds is given as 4 centimeter। After 2 seconds, both wave will be at the same position, ठीक है। When they interfere मतलब सुपरपोज कर रहे हैं, interference या superposition, the net displacement will be zero। Since there is no stretching, there is no potential energy at this point। कोई stretching है ही नहीं जब, तो इसमें कोई potential energy होगा ही नहीं, इसीलिए potential energy की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। However, the velocity of the wave pulse is not zero, ठीक है। वेव अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है,
पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन वेव पल्स अभी तक जीरो नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो। टोटल एनर्जी में होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो जीरो हो चुका है। तो टोटल एनर्जी अभी बतौर किस पे है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे। एट दिस पॉइंट द टोटल एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपका काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, वो है वेव पल्स के लिए, ठीक है। क्लियर है? ओके। कोहेरेंट सोर्स, अभी देखो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। द सोर्सेज दैट प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंसेस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज में क्या क्या सेम हो जाएगा भाई साहब? कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनमें सेम फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ सेम होता है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये आपका फेज डिफरेंस है, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, द सोर्सेज दैट प्रोड्यूस वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी wavelength and have different phases are known as incoherent sources. Two sinusoidal waves should be coherent. तो अगर sinusoidal waves हैं तो coherent होंगे. They should move along the same direction. Let us assume that two sources S1 and S2 emit waves and the waves pass through the point P. P point से pass कर रहे हैं. We can observe that the wave from source 2 has to travel some extra distance as compared to the wave from source S1. This difference in path traveled by the waves causes phase difference. इससे भाई साहब आपका phase difference create होता है। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेव फ्रॉम फर्स्ट सोर्स, तो आपका पहला सोर्स है देखो वेव का, ठीक है। ये आपका पहला वेव हो गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल कर रहा है, सेम वेवलेंथ है, कोहेरेंट सोर्स से आ रहा है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो दूसरे वेव का इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा सेम होगा भाई साहब, ठीक है। और आपका सेम वेवलेंथ है, बाकी सब कुछ वेवलेंथ सेम है तो आपका भाई साहब ये सेम होगा, क्योंकि आपका के क्या है, 2 पाई/लैम्डा है, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ सेम है तो के की वैल्यू सेम है। अगर भाई साहब फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई एफ। अगर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज हैं, अभी अभी आपने देखा कि कोहेरेंट सोर्सेज का वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेम, और जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों में कोई एक फेज डिफरेंस होगा, लेट्स से हमने मान लिया इसको फाई, ठीक है। सो दीज आर टू वेव्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। ध्यान दो यहाँ पे, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई नेट इज इक्वल टू वाई1 प्लस वाई2 प्लस वाई3 प्लस वाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाई नेट क्या हो जाएगा, वाई1 प्लस वाई2। ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। क्या समझ में आ रहा है? ओके। तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है देखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने ए मान लिया और इसको बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इसको भी एक्सपैंड कर लो, देखो यहाँ पे क्या है आपका, तो y की वैल्यू क्या आ गई, a साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी, है ना। इन दोनों को अपन कॉमन ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसका
और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसका, तो क्या आ जाएगा अंदर a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पे देखो a2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, ठीक है। ओके, a1 प्लस a2 cos फाइव को अपन a cos अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, a cos अल्फा, और a2 sin फाइव को अपन ले लेते हैं a sin अल्फा, ठीक है। a1 प्लस लेट a1 प्लस a2 cos फाइव भी a cos अल्फा एंड a2 sin फाइव भी a sin अल्फा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ठीक है। खैर भाई, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 प्लस a2 cos फाइव की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई साहब, a cos अल्फा, तो a cos अल्फा लिखा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रहा, ठीक है। a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो cos ओमेगा टी माइनस के एक्स तो तुमने वही रखा, a2 sin फाइव की जगह पे तुमने क्या लिखा, a sin अल्फा, ठीक है, क्लियर है। अभी a को तुम कॉमन निकाल सकते हो, cos अल्फा sin ओमेगा टी, cos अल्फा sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस sin अल्फा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, a को तुमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, cos a sin a, cos sin a cos b, यहां पे भाई साहब क्या है देखो, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, साइन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन अल्फा, किस फॉर्मेट में है ये बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है बोलो, साइन ए प्लस बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो साइन ए प्लस बी आपका ये होता है, इसलिए तो आपका वाई का वैल्यू क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। अभी आपको भाई साहब अगर वैल्यूज निकालनी है बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आपने देखो क्या अज्यूम किया था यहाँ पे, a1 प्लस a2 कॉस अल्फा, सॉरी कॉस फाइव को आपने क्या अज्यूम किया था, a कॉस अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को स्क्वायर कर दोगे अगर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 साइन फाइव इज इक्वल टू a साइन अल्फा, दोनों को स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है बोलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा कॉस फाइव प्लस आपका यहाँ पे आ गया कितना, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अभी a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, दोनों में से a2 स्क्वायर को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव विच इज 1, ठीक है। तो आपका आ गया कितना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव इज इक्वल टू a का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी अभी आपने देखा भाई साहब, a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। अभी यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आपने क्या अज्यूम किया था, a a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव इज इक्वल टू a साइन अल्फा, ठीक है, और a कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो a कैंसिल हो गया, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan फाइव इक्वल टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, देखो ध्यान से, वेव अगर ऐसा है
तो आप सिंपल इक्वेशन ये लिखोगे, a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर वेव आपका ऐसा है तो एक फेज डिफरेंस से आ रहा है, तो यहाँ पे +5, ठीक है, +5। अब अगर आपका ये वाला वेव और ये वाला वेव आपस में क्या हो रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये दोनों वेव्स में फ्रीक्वेंसी सेम और ऑब्वियसली वेवलेंथ भी सेम, क्योंकि के की वैल्यू सेम है। तो फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ सेम हो जाती है तो किस टाइप की वेव्स हो गई, कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। यहां पे लेकिन फेज का डिफरेंस है, ये आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 विच विल बी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। इस a की वैल्यू क्या कैसे निकालोगे, ये a की वैल्यू होगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव इसका अंडर रूट। और इस अल्फा की वैल्यू को कैसे निकालोगे, अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा, जिसको अपन a sin फाइव अपॉन cos अल्फा लिख सकते हैं, a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, ठीक है। a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, a1 और sin फाइव लिखोगे ऊपर, ठीक है, sin फाइव एंड a1 प्लस a2 cos फाइव, ठीक है। a2 के साथ फाइव का रिलेशनशिप है ना, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, इसको ऐसे याद रखो भाई साहब। ये जो अल्फा निकाला है आपने, तो इसमें सीधा tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर होगा आपका a2, क्योंकि tan अल्फा होता है साइन अपॉन कॉस, तो उसको ऐसे याद रखो, ऊपर एक साइन का फंक्शन जैसे साइन फाइव और नीचे एक कॉस का फंक्शन, उसके साथ आप ऐड कर दोगे a1, ठीक है, a1 प्लस a2, सिंपल, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो कंसिडर द फॉलोइंग टू वेव्स, ये आपका भाई साहब अगर आप देखोगे तो वेक्टर जो प्रेजेंटेशन था वही है ना भाई साहब, वेक्टर प्रेजेंटेशन ही तो है ये। आपका रिजल्टेंट क्या होता है किसी वेक्टर का, यही। और अगर आप रिजल्टेंट देखोगे इस वेक्टर का, तो अगर समझ लो ये आपका रिजल्टेंट है, देखो ध्यान से, ये क्या है आपका a2 है, लेकिन ये a2 है तो ये पैरेलल है तो ये a2 हो गया। अगर ये भाई साहब एंगल फाइव है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, फाइव। आप ध्यान से करो, देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू a2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे a2 को क्या लिख सकते हैं, ये बेस को अगर आपको करना हो तो हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos फाइव, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, लेट्स से ये बेस है, ये आपका 90 डिग्रीज होगा, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या, a2, ये हो गया आपका cos फाइव। तो बेस कितना हो जाएगा बोलो, a2 cos फाइव। तो मतलब ये वाला जो आपका है, दिस विल बी a2 cos फाइव। अभी इस पे आओ भाई साहब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन फाइव। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, a2 इज इक्वल टू साइन फाइव। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 साइन फाइव, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, a2 cos फाइव, ये वाला हो, सॉरी, ये वाला हो गया आपका a2 साइन फाइव, ठीक है। तो अगर मुझे tan अल्फा करना हो, tan अल्फा करना हो तो कितना हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितने का हो गया, a2 साइन फाइव, और बेस कितने का हो गया, a1 प्लस a2 cos फाइव, है ना। और यही है वैसा आपका tan अल्फा, वेक्टर में जैसे आप सम करते हैं वैसा ही है ये, ठीक है, ओके। So we can say that A is the resultant of two vectors A1 and A2, ठीक है, A is the resultant of two vectors। इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि जब दो वेक्टर्स हैं तो इनका वेक्टर सम आपका रिजल्टेंट वेव का वेक्टर दे देगा, ठीक है। एक वेव है y1 से रिप्रेजेंट होता हुआ, दूसरा वेव है y2 से रिप्रेजेंट होता हुआ। अगर ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन आएगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ वेव a प्लस y2, क्योंकि आपको वेक्टर सम ही मिल रहा है, ठीक है। इट विल बी द वेक्टर सम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। ओह अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।